हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा 6th चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने जो पिछला टॉपिक कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो रोलेगन सिद्धि थे, महाराष्ट्र के थे, उन्होंने क्या किया था, एक उनकी सफल कहानी बताई गई थी कि कैसे उन्होंने अपने आदर्श गांव की कल्पना की और सभी लोगों ने उनका साथ दिया था। तो उसके बाद ये हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हमें आगे करना है, ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उनको देखना है और वो क्या बताते हैं उनके बारे में हमें समझना है। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। जो जल संभर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, द्रोणी और जल संभर। द्रोणी क्या होती हैं, उनका जिसमें नदियों का जो पानी होता है अधिक मात्रा में होता है और जो एरिया होता है ज़्यादा होता है, और जो जल संभर होता है वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और वो जिनमें से जो पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा पानी आता है। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट इमेज दी गई है इसमें बताया गया कि यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ये कुछ पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से क्या है, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ से बहकर वो पानी आ रहा है और यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा डैम बना दिया, बांध बना दिया और यहाँ पर ये पानी को स्टोर किया गया। तो ये क्या है, छोटी छोटी नदियों का जो पानी आ रहा है उसमें क्या किया हमने, जल को संरक्षण किया, जल को स्टोर किया है, बचा कर रखा है। उसके बाद है झीलों द्वारा जल संरक्षण। जो झीलें होती हैं उनके द्वारा पानी को बचाना। उसके बाद थर्ड है सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण। सर्विस कूप क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जैसे बारिश आ रही है, बारिश का पानी छत पे आया, छत से ये पाइप आ रही है नीचे, और इस पाइप के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर छलनी टाइप में अंदर लगा दी जिससे कि जो पानी है वो साफ छन के अंदर चला जाए। ये सर्विस कूप बना दिया। सर्विस कूप मतलब सर्विस कुआं बना दिया, अंदर डीप तक इन्होंने खोदा हुआ है जिसमें पानी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो ये था सर्विस कूप के द्वारा। उसके बाद है पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण। पुनर्भरण कूप द्वारा कैसे होगा, यहाँ बारिश का पानी है, छत से ऊपर आया, इस टैंक में स्टोर हुआ, यहाँ पर जो मिट्टी साथ में आती है छत पे क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है, धूल कंकड़ होते हैं, वो जब बारिश का पानी आता है तो ये सारी यहाँ से सफाई होकर इस पानी के साथ कहाँ आ गई, इस टैंक में आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, जो बालू था वो छनित्र हो गया, छन गया, और उसके बाद जो टंकी थी यहाँ पर जो हमने भरी थी वो उस टंकी में पानी स्टोर हुआ और इस टंकी से ये पाइप कहाँ डाल दिया, वही कुएं में डाल दिया, जिससे ये जो कुआं है हमारा वो दोबारा भर रहा है। पुनर्भरण मतलब दोबारा से भरना। उसके बाद आगे शुरू करते हैं। अब जो जल संसाधन है उसी के आगे ही ये समझाया गया कि बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। वर्षा का जो पानी है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, ये जो विधि है उपयोग करने का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। व्यापक मतलब बड़ा होना। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। जो बारिश का पानी होता है उसे हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, घरों से स्टोर कर सकते हैं। फिर जो खुला स्थान है वहाँ पर हम अंदर गहराई में कुएं वगैरह खोद कर वहाँ पर उसको इकट्ठा कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उससे क्या करता है, क्या होता है कि जो हम घर के कामों के लिए जो पानी की हमें ज़रूरत होती है उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। और जो भूमिगत जल होता है, ज़मीन से जो पानी निकाला जाता है, वो उस पर क्या, जो समुदाय वहाँ पर रह रहा है उसकी निर्भरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। से पानी कम निकाला जाएगा और जो भूमि का जल स्तर है वो भी नीचे नहीं जा पाएगा। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इसमें भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है। इसकी जो डिमांड होती है वो भी कम होगी, मांग आपूर्ति होगी वो तो कम होगी हमारी। और उसके साथ जो सेतु बंधन, जो छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, उस काम के अतिरिक्त क्या होगा, जो भूमि का जो जल निकालने में जो बिजली लगती है उसकी भी हमारी बचत होगी। क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब हम पुनर्भरण करते हैं तो जो पानी होता है वो रिस कर कहाँ पर जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है। तो जिससे क्या होगा कि जो भूमि का जल स्तर है उसमें भी वृद्धि होती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। और आज के टाइम में यदि हम बात करें बारिश के पानी को स्टोर करने की, तो ये विधि क्या है, हमारे पूरे देश में जो हमारे राज्य हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। मेनली जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ये कंपलसरी कर रखा है कि जो कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाते हैं तो उसको पानी को स्टोर करने के लिए ज़रूर सोचना है।
तो वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। जो बारिश का पानी स्टोर किया जाता है मेनली उससे किसको ज़्यादा लाभ होगा, जो नगरीय क्षेत्र हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि जो जल की डिमांड होती है, पानी की जो डिमांड होती है वो कहाँ पर ज़्यादा है, नगरों में और शहरों में अधिक होती है। इसके बाद उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या। यहाँ पर क्या है कि जो पानी होता है वो खारा होता है और जो भूमि होती है वो शुष्क होती है और अर्धशुष्क मतलब कुछ नमी होती है उसमें। खारे पानी की भी समस्या होती है। कहाँ पर होती है, जो तटीय क्षेत्र हैं। जैसे हमारा तटीय क्षेत्र कौन से हैं, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, ये क्या हैं, तटीय क्षेत्र हैं। नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो नदियां हैं, नदियों को जोड़कर अधिक से अधिक जल के क्षेत्रों से, जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है जिन क्षेत्रों में, वहाँ से पानी हम जहाँ कम पानी होता है उन क्षेत्रों के लिए जल स्थानांतरित करके वहाँ पर नदियों के द्वारा पानी भेज सकते हैं। भारत में जो जल की समस्या है वो इससे सुलझ सकती है, सोल्व हो सकती है। फिर भी व्यक्तिगत उपभोक्ता, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। और फिर यदि हम एक एक सिंगल व्यक्ति की बात देखें कि जो उसको जल को प्रयोग करते हैं घर के कामों में, और जो समुदाय है जो वहाँ पर जो समूह रह रहा है उसके दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो जल का मूल्य है कि जो पानी है उसके लिए भी उनको क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। लोगों के काफ़ी ज़्यादा बिल आते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी, 2002 में आई थी। इसकी मुख्य विशेषताएँ बताई गई हैं। जो मुख्य विशेषताएँ हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जो सिंचाई और बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उसमें हमें क्या करना है कि पीने के जो जल के स्रोत हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई किससे हो रही है, जो सिंचाई हो रही है वो पीने के पानी के जल से हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दूसरा विकल्प सोचना है कि जो पीने का पानी है वो कम ना हो। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो पीने का पानी है वो सभी मानव जाति के लिए और जो जानवर हैं उनके लिए हमें उपलब्ध कराना हमारी क्या है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, फर्स्ट ज़रूरत होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। जो भूमि का जल है उसका जो शोषण हो रहा है, अधिक मात्रा में जो प्रयोग हो रहा है उसको हमें कम करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, और नियमित करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जो सतह का जल है और जो भूमि का जल है, सरफेस का और जो भूमि का है, दोनों की गुणवत्ता के लिए हमेशा नियमित जांच होनी चाहिए कि पानी में जो पानी के गुण हैं वो कम तो नहीं हुए हैं। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, और जो जल की गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना चाहिए, कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। जल के सभी विविध प्रोग्रामों में विविध प्रयोगों में जो भी जल के प्रयोग हो रहे हैं, जहाँ पर भी उसका यूज़ हो रहा है, कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, और जहाँ पर जो पानी है मुश्किल से लोगों के पास जहाँ पर पहुँच ही नहीं है वहाँ पर क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर जल के बारे में सोचे कि कैसे वहाँ पर पानी को पहुँचाया जा सकता है। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। तो ये क्या थी, जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति थी उसकी ये मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद अब है जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान कब हुआ था, 2015 और 16 में। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। जल क्या है, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसकी जो उपलब्धता है वो काफ़ी सीमित है। आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा, और विश्व स्तर पर जो जलवायु हमारी बदलती जा रही है, यदि ऐसे ही हमारी जलवायु बदलती रही तो दुनिया में क्या होगा, जल्दी ही लोगों में युद्ध छिड़ने वाला है पानी को लेकर। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि, और भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो आर्थिक विकास है उसके साथ भी क्या बढ़ता जा रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो पानी की मांग है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको पानी की ज़रूरत अधिक होगी।
जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। ये 2015-16 में शुरू किया गया और इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो क्या रखा गया था कि जो प्रति व्यक्ति है उनकी जो जल की उपलब्धता है सभी लोगों को जल मिले, इसको सुनिश्चित किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। भारत के जो विभिन्न एरिया हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पारंपरिक मतलब जो उनके माता पिता ने जिन तरीकों को अपनाया उन्हीं तरीकों से वो जल को बचाते हुए और उनके प्रबंध की उचित व्यवस्था करते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। अब है जल क्रांति अभियान का लक्ष्य कि जो जल क्रांति अभियान हुआ था उसका जो लक्ष्य था वो क्या था। जो स्थानीय निकाय थे, सरकारी संगठन थे एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना था। इन्होंने जो उद्देश्य लिए थे वो क्या क्या थे। जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया था। कि जो 672 जिले थे उनमें से एक जिले को चुना गया जिसमें पानी की कमी थी। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मेघालय, इन क्षेत्रों को चुना गया। इन क्षेत्रों की पहचान की गई। प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, जल को बचाया गया और उनको कृत्रिम रूप से पुनर्भरण किया। कृत्रिम क्या होता है, मैन मेड होता है जिसको मनुष्य बनाता है। भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना और जो भूमिगत जल होता है उसको कम प्रदूषित कर सकें। देश की चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर्स, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। तो यहाँ पर जो जल क्रांति अभियान था इसमें जो मेन टारगेट लिया गया था, उद्देश्य लिया गया था कि क्या लिया गया था कि जल की सुरक्षा की जाए, खाद्य की सुरक्षा की जाए, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, और सभी लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाए। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें से आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं तो वहाँ से पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी क्लास को देखें और उनका कुछ भी काम ना छूटे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।